ड्रामा की शुरुआत में हम सॉन्ग को देखते हैं जो अपने 10 साल पुराने प्यार चोंग से मिलती है। सॉन्ग अपने मन में सोचती है कि 10 साल बाद मैं अपनी पहली मोहब्बत से मिली हूँ और मैंने इस बिजनेस ट्रिप पर सबसे पागलपन वाली हरकत की है, क्योंकि सॉन्ग और जोंग एक होटल रूम में अकेले होते हैं और एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग की एक कॉल से नींद खुलती है। वो फ़ोन उठाती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं अभी अभी प्लेन से उतरी हूँ, तुम कहाँ पर हो, मुझे अपनी लोकेशन भेजो। फिर उसकी फ्रेंड सॉन्ग से पूछती है कि ये कैसी आवाज़ है, कल रात तुम किसी लड़के के साथ तो नहीं थी ना। इसके बाद सॉन्ग को पुरानी सीन याद आने लगते हैं और हमें पता चलता है कि सॉन्ग और जोंग की मुलाकात बिजनेस ट्रिप पर कैसे हुई थी। सॉन्ग और उसकी बिजनेस पार्टनर्स रोड पर जा रहे होते हैं और ड्राइवर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जोंग आ जाता है और सॉन्ग से कहता है कि मैं तुम्हें होटल छोड़ देता हूँ। सॉन्ग सोचती है क्या मेरा पहला प्यार जिससे मैं पूरे 10 साल से नहीं मिली, अब मेरी ज़िंदगी में वो वापस आ गया है। तो जोंग के साथ वो कार में बैठ जाती है और जोंग उसे होटल तक छोड़ देता है। जोंग सेंग से पूछता है क्या तुम बिजनेस ट्रिप पर आई हो, बताओ मुझे, मैं एक पुराना क्लासमेट होने के नाते तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर जोंग सॉन्ग के साथ होटल रूम में आता है और उसे देखकर थोड़ा रोमांटिक होने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करना बैठूं जो नहीं करना चाहिए। सॉन्ग चौंक कर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब तुम एक सक्सेसफुल इंसान हो, तुम्हें मेरे साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए वरना तुम्हें तुम्हारी इमेज खोनी पड़ सकती है ना। जोंग सॉन्ग से कहता है कि आज रात में शायद कुछ ऐसा कर दूं जो नहीं करना चाहिए और फिर वो सॉन्ग को रूम में लेकर आता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। सॉन्ग शावर ले रही होती है और सोच रही होती है कि मैंने खुद को इतने सालों तक कंट्रोल किया, लेकिन जब उससे मिली तो फिर से मैं कमज़ोर पड़ गई। फिर उसकी फ्रेंड होटल रूम में उससे मिलने आती है। वो रूम में इधर उधर देखती है। सॉन्ग हंसकर कहती है कि लिन, क्या तुम किसी को चीट करते हुए पकड़ने आई हो। उसकी फ्रेंड कहती है कि इतनी सी ट्रिक से मुझे बेवकूफ़ बना लोगी। फिर वो टेबल पर रखा एक नोट देखती है और कहती है कि तुम खुद एक नोट लिखकर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारा किसी लड़के के साथ नाइट स्टैंड नहीं हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं पहचान सकती। असल में वो नोट जोंग ने लिखा होता है, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग सॉन्ग से मिलती है क्योंकि जोंग ने ही सॉन्ग को लिखना सिखाया था। सॉन्ग की फ्रेंड कमरे में हर जगह चेक करने लगती है और कहती है कि कोई भी सबूत नहीं छोड़ा गया है। तभी उसे एक नंबर मिलता है और सॉन्ग के फ़ोन पर आया एक वॉइस मैसेज भी दिखता है जिसमें लिखा होता है कि अकेली रहना तो सेफ रहना। और वो नोटिस करती है कि सॉन्ग को एलर्जी हो गई है। सॉन्ग कहती है कि मैं कल रात बेडशीट बदलना भूल गई थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें एलर्जी है और फिर भी होटल की शीट बदलना भूल गई थी और तुमने यहाँ पर नाइट स्पेंड कर लिया, तुम्हारे सर पर सेक्स का बोझ सवार है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग की फ्रेंड कहती है तो कल रात वाला लड़का तुम्हारा पहला प्यार था, 10 साल बाद मिली हो उससे तो एक्सपीरियंस तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होगा। लेकिन सॉन्ग बहुत ही उदास नजर आती है क्योंकि वो जोंग के बारे में सोच रही होती है। उसकी फ्रेंड पूछती है तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था। फिर सॉन्ग को पुरानी बात याद आने लगती है जब उसकी मॉम को उसके और जोंग के अफेयर के बारे में पता चल गया था। सॉन्ग की मॉम गुस्से में कहती है कि मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें पाला पढ़ाया, क्या ये सब इसीलिए था कि तुम प्यार कर सको। सॉन्ग कहती है कि हम बस एक साथ पढ़ते थे, कोई गलत काम नहीं किया हमने। उसकी मॉम और भड़क जाती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। सॉन्ग कहती है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे भी प्यार करने का हक है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम किसी को भी डेट कर सकती हो, बस उस लड़के का सरनेम जोंग नहीं होना चाहिए। वो बताती है कि जोंग के पापा ने उसकी फैमिली को बहुत नुकसान पहुंचाया था। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। सॉन्ग अपनी फ्रेंड से कहती है कि हम दोनों साथ नहीं हो सकते, मेरा सरनेम सॉन्ग है और उसका जोंग, और अब वो जोंग ग्रुप का ऑनर भी है। दूसरी तरफ जोंग हॉस्पिटल में अपनी प्रेग्नेंट कजिन के साथ होता है। उसकी बहन कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, अब तो तुम मेरी सिस्टर इन लॉ को ढूंढ लो। फिर वो कहती है कि वैसे ये पहली बार है जब तुम मेरे लिए खाना भेजे हो। जोंग कहता है कि ये खाना तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरी आंट के लिए भेजा है। फिर यहाँ पर जोंग एलर्जी की मेडिसिन लेकर जा रहा होता है और अपनी कजिन को बताता है कि ये ऐसी एलर्जी है जिसमें पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। उसकी कजिन पूछती है कि कौन एलर्जिक है और इतनी छोटी सी बात के लिए तुम खुद मेडिसिन लेने के लिए चले आए। जोंग कहता है कि थोड़ा प्रोफेशनल रहो, तुम्हारे लिए ये छोटी बात हो सकती है लेकिन पेशेंट के लिए नहीं। कजिन सोचती है कहीं वो लड़की फिर से वापस तो नहीं आ गई जिसकी वजह से जोंग ने अपना नाम तक बदल लिया था। उधर सॉन्ग अपनी फ्रेंड के साथ घर लौटती है। सॉन्ग कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ ही रुक जाओ ना। उसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ जोंग आ जाता है। सॉन्ग चौंक कर कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे। जोंग मुस्कुरा कर कहता है कंपनी के क्लाइंट ने मुझे सिल्क की बेडशीट गिफ्ट की है, अब मुझे कोई लड़की चाहिए जो इस पर मेरे साथ सो सके। सॉन्ग कहती है कि मुझे सिल्क से एलर्जी है। जोंग जवाब देता है कि सिल्क की बेडशीट तो एलर्जिक वाले लोगों के लिए
बेस्ट है। सॉन्ग कहती है कि मुझसे गलती हो गई है जोंग, मैंने कल रात कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो, अब फिर से हम कभी नहीं मिलेंगे। जोंग टेबल पर मेडिसिन रख कर कहता है कि आराम करो। सॉन्ग सोचती है कि जब वो जा चुका था तभी मुझे एलर्जी हुई थी, तो उसे कैसे पता चला। उसकी फ्रेंड ये सब कुछ देख कर कहती है कि तू पागल हो गई है, इतना अच्छा लड़का है वो और तू उसे भगा रही है। सॉन्ग कहती है कि अब मैं उसके पास वापस नहीं जा सकती हूँ, मैंने आज हॉस्पिटल में देखा कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। फिर सॉन्ग यहाँ पर कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, पहले मैं शावर लूँगी फिर कल कंपनी भी जाना है और सॉन्ग को अपना काम भी शुरू करना होता है। तभी उसे एक पुराना सीन याद आता है जहाँ भारी बर्फबारी हो रही होती है और जोंग उससे पूछता है इतनी बर्फ में तुम यहाँ क्या कर रही हो। सॉन्ग उदासी से जवाब देती है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर सॉन्ग प्रेजेंट में आती है और सोचती है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम फिर से मिलेंगे, मैं तो उसे बहुत पहले छोड़ चुकी थी, अब हम दोबारा नहीं साथ हो सकते। अगले सीन में सॉन्ग ऑफिस जाती है, वहाँ उसका वेलकम किया जाता है। उसकी असिस्टेंट कहती है कि माफ़ करना, परेशान किया, लेकिन अगर हमारा न्यू मीडिया डिपार्टमेंट इतना ख़राब ना होता तो हेड ऑफिस तुम्हें यहाँ नहीं बुलाती। सॉन्ग कहती है कि मुझे टेक्नोलॉजी टीम से कनेक्ट करना है, एक छोटा प्रोग्राम बनाना है। असिस्टेंट कहती है कि हमारी टेक्नोलॉजी टीम फ़िलहाल छोटे प्रोग्राम नहीं बना रही है, मैं मैनेजर से मिलकर आपको पूरी जानकारी देती हूँ। उधर ऑफिस में गो का असिस्टेंट उसे बताता है कि एक न्यू मीडिया रिपोर्टर आई है। इसके बाद सॉन्ग ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करती है कि हनी आज मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगी, तुम्हारे लिए टेक अवे ऑर्डर किया है, तुम खा लेना। तभी जोंग ऑफिस में सॉन्ग से मिलने आता है, उस रात के लिए उसे आज भी बुरा लग रहा होता है। सॉन्ग कहती है कि वो रात बस दो अडल्ट का गेम था जो सुबह खत्म हो गया। जोंग हंसकर कहता है तो रिपोर्टर सॉन्ग ने मुझे डंप कर दिया। सॉन्ग कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी, इंसान गलती करता है, अब तुम अपने घर पर ध्यान दो, मुझे भूल जाओ। जोंग कहता है कि एलर्जी की दवा लेते वक्त तीखा खाना मना है, तीखा खाना मत खाना, अगर तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के पास चली जाना। सॉन्ग गुस्से में कहती है कि अगर तुम मुझे बार बार परेशान करोगे तो मैं पुलिस बुला लूँगी, मैं 18 साल की नहीं हूँ अब। फिर सॉन्ग अपनी फ्रेंड द्वारा भेजी गई स्पाइसी फूड को याद करती है, क्योंकि जोंग ने उसे मना कर दिया था, तो जोंग उसके लिए लाइट फूड लेकर आता है, कहता है कि जब ठीक हो जाओ तो कुछ हैवी खा लेना। तभी सॉन्ग की असिस्टेंट आती है और जोंग को देखकर कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये वही स्मार्ट लड़का है जो 2 दिन पहले तुम्हें लेने आया था, क्या तुम दोनों को पहले से पता था कि साथ में काम करने वाले हो। सॉन्ग सोच में पड़ जाती है, क्या जोंग सच में गुजिंग एक टेक्नोलॉजी से है। जोंग कहता है मुझे ये जॉब ऑफर आज सुबह ही मिला, मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया। सॉन्ग असिस्टेंट से कहती है क्या जोंग के अलावा कोई और है जिसे मेरे साथ काम पर लगाया जा सके। असिस्टेंट कहती है कि जोंग यहाँ फील्ड वर्क के लिए आया है, ये कोई करोड़ों का प्रोजेक्ट नहीं है जिसे हम ऐसे अवॉइड करें। सॉन्ग कहती है ठीक है, टेक डिपार्टमेंट को बोलो मिस्टर जोंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए। थोड़ी देर बाद वहाँ ऑफिस की एक लड़की आती है सॉन्ग के पास और कहती है कि सिस्टर सॉन्ग, सुना है तुम उस हैंडसम जोंग को जानती हो, क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है। सॉन्ग कहती है कि हाँ, लेकिन वो शादीशुदा है और जल्द ही पापा बनने वाला है। ये बात जोंग सुन लेता है और कहता है कि तुमने हॉस्पिटल में जिसे देखा था वो मेरी वाइफ नहीं थी। सॉन्ग हैरानी से जोंग के लैपटॉप में उसकी और उसकी कजिन की बचपन की फ़ोटो देख लेती है और समझ जाती है कि हॉस्पिटल में जो प्रेग्नेंट औरत थी वो उसकी कज़िन थी। सॉन्ग सोचती है कि वो दवाई लेने के लिए अपनी कज़िन के पास गया था सिर्फ मेरे लिए। फिर लिफ्ट में सॉन्ग की मुलाकात जोंग से होती है और वो उससे कहती है कि मिनी प्रोग्राम जल्दी से बनना चाहिए। दरअसल वो जोंग से दूरी बनाना चाहती थी। जिसके बाद सॉन्ग अपनी फ्रेंड के साथ खाना खा रही होती है। यहाँ पर सॉन्ग की फ्रेंड कहती है कि अच्छा, हॉस्पिटल में जो प्रेग्नेंट औरत थी वो जोंग की कज़िन है। सॉन्ग सोच में पड़ जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे हमेशा से लगता है कि अगर वो मुझसे मिलेगा तो उसकी बदकिस्मती शुरू हो जाएगी। जब तक मुझसे नहीं मिला था तो हर साल स्कॉलरशिप जीतता था, मुझसे मिलने के बाद उसके रिजल्ट हमेशा ख़राब आने लगे। अगले दिन ऑफिस में एसी ख़राब हो जाता है और जोंग उसे ठीक करने के लिए आता है। सॉन्ग उसे देखकर सोचती है ये फिर से यहाँ कैसे आ गया, क्या ये सब कुछ इत्तेफाक है। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है आज एयर कंडीशनर ख़राब हो गया था, हमने कोचिंग की सर्विस टीम को बुलाया था, सोच नहीं सकते कि खुद जोंग ही आ जाएगा।
सॉन्ग जवाब देती है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन खुद मरम्मत करने के लिए आ गया, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। असिस्टेंट कहती है कि आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। सॉन्ग मुस्कुराकर कहती है कि शायद कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी सिल्क के 4 पीस ब्लैंकेट में। फिर सॉन्ग की फ्रेंड कॉल करती है, वो पूछती है कि तुम्हारा न्यू मीडिया गुचिंग टैंक के साथ क्या रिश्ता है। फिर वो कहती है कि जोंग बहुत ही लॉयल इंसान नहीं लगता। सॉन्ग कहती है कि उसके अफेयर का हमसे क्या लेना देना है। उसकी फ्रेंड बताती है कि गुचिंग टैंग अपने टैलेंट का डाटा बहुत ही सीक्रेट रखती है। सीओ जोंग तो खासकर बहुत ही मिस्टीरियस है। सॉन्ग मन में सोचती है, तुम डर रही हो कि मुझे वो परेशान करेगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि चलो काम की बात करते हैं, मुझे होटल में रहना अब पसंद नहीं है, मेरे लिए एक रेंट वाला घर ढूंढो। उधर जोंग सॉन्ग से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर सेंजेंग शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक ड्राइवर भेज दूंगा जो तुम्हें तुम्हारे नए घर तक छोड़ देगा। सॉन्ग कहती है कि नहीं चाहिए, मैं खुद कार चला लूँगी। फिर जोंग सॉन्ग से बिजनेस की बात करता है और कहता है कि मिनी प्रोग्राम रेडी है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट करना, अगर कुछ भी चाहिए तो कभी भी मुझे कॉल करना। फिर सॉन्ग की टेबल पर लंच आ जाती है और सॉन्ग को जोंग की कॉल आती है। वो उसको बताता है कि ये खाना गस कल्टर होटल की आंटी ने बनाया है। जोंग उसको बताता है कि मैं फ़्लाइट बोर्ड करने वाला हूँ। अगले सीन में सॉन्ग अपने नए घर में अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है। सॉन्ग को अपना नया घर बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहती है कि ये रेंट भी बहुत कम है मेरे पुराने साल के कंपैरिजन में। सॉन्ग की फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा लवर जोंग भी तो बिजनेस ट्रिप पर है ना, तुमने तो सारे 5 स्टार होटल ट्राई कर लिए होंगे ना उसके साथ। सॉन्ग टॉपिक चेंज कर देती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम्हारा मेरे लिए घर ढूंढने में मदद की, चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। सॉन्ग और उसकी फ्रेंड एक फेमस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। जब सॉन्ग और उसकी फ्रेंड रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ पर वो जोंग को देखती है। वो वहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ आता है। सॉन्ग की फ्रेंड उससे कहती है, क्या तुम उसे हेलो नहीं बोलना चाहोगी, ये तो अच्छा नहीं होगा ना। सॉन्ग कहती है कि यार ये चुप हो जाओ, शायद उसने मुझे देखा ही नहीं है। जोंग वहाँ आता है और सॉन्ग को अपना ब्लैक कार्ड देता है जिसमें अनलिमिटेड पैसा होता है। जोंग सॉन्ग से कहता है कि मुझे काम है, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग नहीं कर सकता, जो पसंद हो खरीद लो। सॉन्ग की फ्रेंड उसे कहती है, जितना मुझे पता है सैनचेंग शहर में जो लोग इस कार्ड के मालिक हैं वो बहुत ही कम है। सॉन्ग कहती है, वैसे भी ये कार्ड मेरा नहीं है, बाद में मैं वापस कर दूंगी। सॉन्ग की फ्रेंड उसे एक बार में लेकर जाती है और वो दोनों ड्रिंक करने लगती है। सॉन्ग और उसकी फ्रेंड ड्रंक हो जाती है। सॉन्ग की फ्रेंड जोंग को वहाँ बुला लेती है और यहाँ पर जोंग सॉन्ग को कार में बैठा देता है। जोंग सॉन्ग की फ्रेंड से कहता है कि परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। सॉन्ग की फ्रेंड जोंग को बताती है कि सॉन्ग अब होटल में नहीं रहती और इस वक्त हमें पता चलता है कि सॉन्ग के लिए घर भी जोंग नहीं खरीदा होता है। जोंग सॉन्ग और उसकी फ्रेंड को अपनी कार में ले जाता है। रास्ते में सॉन्ग की फ्रेंड जोंग को बताती है कि इतने सालों में कितने सारे लड़कों ने सॉन्ग का पीछा किया, लेकिन वो किसी में भी एक्साइटेड नहीं हुई। मैं सोचती थी कि वो सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है, पर मैं गलत थी। जब तुम दोबारा मिले तब मैंने सॉन्ग को सबसे खुश और रिलैक्स देखा। जोंग सॉन्ग की फ्रेंड को उसके घर ड्रॉप करता है और वो अकेले में सोचती है ये कितना अच्छा है, इससे तो शादी कर लेनी चाहिए सॉन्ग को। जोंग सॉन्ग को घर ले जाता है और कहता है कि इतना अल्कोहल पी लिया है तो मैं तुम्हें कैसे संभाल रहा हूँ। सॉन्ग नशे में जोंग को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ और क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। मैं चाहती हूँ पर मैं कुछ भी बदल नहीं सकती, हम साथ नहीं रह सकते। फिर सॉन्ग सो जाती है और जोंग सोचता है कि सॉन्ग अभी भी गहरी नींद में सो रही है पहले की तरह। वो पुराने सीन को याद करता है जहाँ स्कूल में सॉन्ग ऐसे ही सोया करती थी क्लासरूम में। सॉन्ग नशे में जागती है और जोंग से पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए हो, तुम्हें मेरी फ्रेंड ने बुलाया है। जहाँ जोंग सॉन्ग को हक करके उसके बेड पर लेट जाता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, अगर यहाँ से मैं गया तो लोग सोचेंगे कि मैं अफेयर के बाद बाहर निकाल दिया गया हूँ। सॉन्ग कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोने दो। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग उठती है और सोचती है कि अभी तो सॉन्ग यहाँ था, क्या ये सब मेरा सपना था, मुझे लगा कि वो फिर से आ गया। सॉन्ग बाहर आती है जहाँ वो जोंग को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये एक सपना नहीं था, जोंग सच में रात को मेरे साथ था। जोंग सॉन्ग से कहता है कि मेरा एक दोस्त अल्कोहल की दुकान का ओनर है, तुम जो पीना चाहती हो उसकी लिस्ट बनाओ, मैंने उसे रोज अल्कोहल के लिए कुछ बॉक्सेस डिलीवर करने को कहा है। फिर सॉन्ग एम्बैरेस होकर कहती है कि नहीं, मैं बाहर पीने नहीं जाऊंगी। जोंग सॉन्ग से कहता है, घर रेंट पर लो, ये लंबा बिजनेस ट्रिप है,
सॉन्ग जोंग से पूछती है तुम्हारा बनाया हुआ मिनी प्रोग्राम इसके फॉलोअर्स कब 10 लाख होंगे। सॉन्ग जोंग से पूछती है कि अच्छा मुझे 1 महीने में 10 हिट आर्टिकल्स लिखने हैं तो मुझे 3 महीने तक लिखते रहना होगा। जोंग सॉन्ग को हैंगओवर ड्रिंक देता है और कहता है कि तुमने कल रात बहुत पिया है, ये पी लो। सॉन्ग कहती है कि तुम वहीं रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। जोंग कहता है कल रात परेशान करने के लिए माफ करना, फिर मैं जा रहा हूँ, और वो उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। सॉन्ग काम कर रही होती है और कुछ देर के लिए सो जाती है। वो जागती है और सॉन्ग का नोट टेबल पर देखती है जिस पर लिखा होता है कि मैं कंपनी में कुछ काम संभालने जा रहा हूँ, चावल किचन में स्टीमर में गर्म रखे हैं, शाम को प्ले देखने के लिए जाएंगे, मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। सॉन्ग सोचती है कि तुम्हें लगता है मुझे प्ले देखना पसंद है? बिल्कुल भी नहीं। जोंग सॉन्ग को कॉल करता है और कहता है कि मेरी एक हेल्प करो, तुमने मेरा नोटबुक देखा है? सॉन्ग कहती है कि हाँ मैंने देखा है। जोंग कहता है कि पावर ऑन करो और पासपोर्ट 090619 तुमने डेस्कटॉप पर AI नाम की फाइल देखी है, उसे ढूंढकर 163 मेल बॉक्स पर भेज देना। सॉन्ग पासपोर्ट देखकर सोचती है ये नंबर इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है। सॉन्ग जोंग का लैपटॉप में फाइल देखती है जिसमें उसे पता चलता है कि 10 साल पहले सॉन्ग की पोस्ट उसने सोशल मीडिया पर देख ली थी और वो जानता था कि सॉन्ग ने उसे मजबूरी में ब्रेकअप किया है। सॉन्ग सोचती है कि 10 साल से तुम मेरे सारे राज जानते थे। दूसरी तरफ जोंग अपनी सेक्रेटरी से ऑफिस में बात कर रहा होता है। जोंग का सेक्रेटरी उसे बताता है कि जैन डेली ने कुछ दिनों पहले मिनी प्रोग्राम बनाया था, अगले हफ्ते वो आर्टिकल पब्लिश करने वाले हैं। जोंग कहता है किसी को अरेंज करो रीपोस्ट करने के लिए और उसके अकाउंट को फॉलो करने के लिए। 3 महीने में हमारे सोशल मीडिया में फैंस 1 मिलियन करवा दो। गुचेंग टेक्नोलॉजी के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिर जोंग घर वापस आता है और सॉन्ग उसके लिए एक सेक्सी सी ड्रेस पहनकर वेट कर रही होती है। जोंग सॉन्ग से कहता है तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? सॉन्ग कहती है मैंने बदले तो हैं, क्या तुम्हें पसंद नहीं आए? जोंग कहता है तुम मुझे एक बुरा काम करने पर फोर्स कर रही हो। सॉन्ग कहती है क्या तुम मुझे नहीं चाहते हो तो फिर मुझे किस करो और गले लगाओ, मैंने तुम्हें बहुत देर से नहीं देखा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूल पाई। हर बार जब मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही होती थी तो मुझे तुम्हारे प्यार की याद आती थी। जोंग कहता है कि ये मेरी गलती है, मैं कायर हूँ, मैं तुम्हें ढूंढने की हिम्मत नहीं कर पाया। सॉन्ग कहती है कि मैं बहुत ही ज़िद्दी हूँ, बिना वजह तुमसे ब्रेकअप कर लिया। जोंग कहता है कि कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं होती, साफ दिख रहा है कि मैं इतना अच्छा इंसान नहीं था। जोंग कहता है कि अब मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होऊंगा। फिर यहाँ पर सॉन्ग भी रोमांटिक होकर कहती है कि हाँ हम कभी अलग नहीं होंगे। फिर जोंग सॉन्ग से कहता है कि उसने सोशल मीडिया पर उसको ब्लॉक कर दिया है। जोंग सॉन्ग को भी वीचैट पर ऐड करने के लिए कहता है और ब्लैक लिस्ट से हटाने के लिए कहता है और एक वॉइस मैसेज भेजने के लिए कहता है कि तुम मुझसे कहो कि तुम कभी मुझे ब्लॉक नहीं करोगी। सॉन्ग कहती है कि मैं गलत थी, फिर कभी तुम्हें डिलीट नहीं करूँगी। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जोंग सॉन्ग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूँ, तुम थोड़ा और सो लो। सॉन्ग कहती है कि चलो बाहर खाते हैं और वॉक भी करेंगे। जोंग कहता है कि ये अच्छा आइडिया है और फिर वो लंच करने के लिए बाहर जाते हैं और एक साथ वॉक भी करते हैं और एक अच्छा वक्त स्पेंड करते हैं। अगले दिन ऑफिस में सॉन्ग को असिस्टेंट बताती है कि आज मैंने अपने नए मीडिया अकाउंट पे पहला आर्टिकल पब्लिश किया है, उसके बाद से फैंस बढ़ रहे हैं। अब तक आर्टिकल 1 मिलियन बार पढ़ा जा चुका है और 7,000 से ज़्यादा फैंस बढ़ गए हैं। इस स्पीड से 24 घंटे के अंदर तुम 1 लाख फॉलोवर्स तक पहुंच जाओगी। मैं सबको सेलिब्रेट करने के लिए मिल्क टी लेकर आती हूँ। फिर जोंग सॉन्ग को कॉल करता है और मूवी पर जाने की बात करता है और कहता है कि ये वही मूवी थी जो हमने साथ में देखी थी। सॉन्ग एक्साइटेड होकर जोंग से कहती है लेकिन मुझे आज ही अपने फॉलोवर्स 30,000 करने हैं, तभी मैं आराम कर सकती हूँ। जोंग सॉन्ग के फॉलोवर्स बढ़ाने में हेल्प करता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि टाइम्स डेली के नए मीडिया अकाउंट का पब्लिसिटी स्कोर और बढ़ाओ, काम खत्म करने से पहले उनके फैंस 30,000 से ज़्यादा होने चाहिए। सॉन्ग की असिस्टेंट उसको बताती है कि तुमने तो हमारे लिए मेरिकल ही कर दिया और एक आर्टिकल से 30,000 फॉलोवर्स मिल गए। ये वो चीज़ है जिसका हमने कभी सपना भी नहीं देखा, बस किस्मत का खेल। आज रात हम इसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे। सॉन्ग कहती है कि उसके आज रात प्लान्स हैं। जोंग सॉन्ग को कॉल करता है और कहता है कि मैं अभी तुम्हें पिक करने के लिए आता हूँ। सॉन्ग जोंग से कहती है आधे दिन में मुझे 30,000 फॉलोवर्स दे दिए, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं बैन हो जाऊंगी? जोंग कहता है चिंता मत करो, ये सब डाई हार्ड फैंस हैं, लेकिन आज रात तुम्हारा टाइम मेरा है, तुम मेरा वेट करो। फिर जोंग और सॉन्ग मूवी थिएटर जाते हैं और जोंग कहता है मैं टिकट लेकर आता हूँ। सॉन्ग कहती है ठीक है, मैं कुछ पॉपकॉर्न्स खरीद लेती हूँ। तभी सॉन्ग का फ्रेंड चैन आ जाता है, कहता है कि सॉन्ग ये सच में तुम हो, मुझे लगा कि मैंने गलत देख लिया। चैन कहता है कि मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम सैन जन शहर आओगी। सॉन्ग कहती है
मुझे कुछ और काम है, मैं चलती हूँ। तभी वहाँ जोंग आ जाता है और चैन से मिलता है। शॉन्ग चैन से कहती है, चैन मूवी शुरू होने वाली है, मेरा बॉयफ्रेंड और मैं अंदर जा रहे हैं। चैन कहता है कि मिस्टर जोंग, क्या हम 2 मिनट अकेले बात कर सकते हैं? मैं आपको शॉन्ग की फैमिली के पास्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। चैन शॉन्ग से कहता है, आज जो आर्टिकल वायरल हुआ है वो तुमने लिखा है। मैंने इतने सालों तक तुम्हारे पीछे इतनी मेहनत की, तुमने मुझे एक भी मौका नहीं दिया, बस अपने एक्स जोंग के साथ वापस जाने के लिए। शॉन्ग कहती है कि हाँ, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर, मेरे दिल में सिर्फ एक ही आदमी है, वो है मेरा बॉयफ्रेंड जोंग। चैन कहता है, क्या तुम भूल गई हो कि तुमने ये साल कैसे गुजारे हैं? जब तुम्हें सबसे ज़्यादा सहारे और साथ की ज़रूरत थी तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता था। चैन कहता है कि सॉन्ग, मैं बस ये नहीं चाहता कि जोंग तुम्हें फिर से दर्द दे। सॉन्ग कहती है कि हर कोई मुझे दर्द दे सकता है, सिर्फ जोंग को छोड़कर। चैन, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें हमेशा क्यों रिजेक्ट करती हूँ? चैन कहता है, क्यों? तो यहाँ पर सॉन्ग उसे बताती है, क्योंकि तुम्हारे पापा चैन कॉम्बिंग है। क्या तुम जानते हो उन्होंने मुझे कितनी बार हैरिस करने की कोशिश की है? तुम दोनों बाप बेटे कितने गंदे हो। सॉन्ग इमोशनल होकर बेहोश हो जाती है और जोंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर कहती है, चिंता मत करो, लेकिन हालत ठीक नहीं है। मिस शॉन्ग को अब 41 डिग्री का हाई फीवर है, ये स्ट्रेसफुल है। मिस शॉन्ग की फिजिकल फिटनेस तो अच्छी है, लेकिन मेंटल कंडीशन खराब है। शायद लॉन्ग टर्म एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से वो बहुत ही फिजाइल फील कर रही है। एक बार फ्रेश हो तो फीवर उतरेगा नहीं। मैंने किसी से उसकी पहली मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करी है, वो भी 3 साल से लेकर अब तक की। जोंग कहता है, वो इतना डिप्रेशन ले रही है, ये सारी मेरी गलती है, ये उसके लॉन्ग टर्म और रिजॉल्व साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। डॉक्टर कहती है कि बस अगर वो आगे रिलैक्स इन्वायरमेंट में रहेगी ना तो लाइफ बेहतर हो जाएगी। जोंग कहता है कि वो कब ठीक होगी? डॉक्टर कहती है कि कहना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, वो अभी भी बहुत ही वीक है, पहले उसे आराम करने दो। जोंग की कजिन, जो कि शॉन्ग की डॉक्टर होती है, वो जोंग से पूछती है, शॉन्ग, वो पुराने शहर वाली लड़की है ना, तुम कैपिटल से उसके लिए पुराने शहर ट्रांसफ़र हुए थे, पता नहीं बाद में तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? तुम दोनों एक साथ परफेक्ट हो, बुरा पास्ट भूल जाओ, आगे साथ रहो। जोंग शॉन्ग के पास जाता है, जो बेड पर बेहोश पड़ी होती है। जोंग शॉन्ग से कहता है, मुझे माफ़ करना, पिछले 10 सालों में मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने से डरता था, इसीलिए कभी तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारे मूड का पता सोशल मीडिया से मुझे पता चलता था। मैं जानता हूँ तुम्हारे सबसे करीबी लोगों ने तुम्हें कितना परेशान किया है। और फिर यहाँ पर वो किसी से फ़ोन में बात करता है और कहता है, जो जानकारी मैंने तुम्हें दी है उसकी जाँच करो और जल्दी करो, और ये चीज़ सीक्रेट बनाए रखना। जोंग को होश आता है और जोंग उससे कहता है, क्या तुम्हें प्यास लगी है? कहीं तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? जोंग कहती है कि दर्द हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पकड़ लो। जोंग यहाँ पर उसे गले लगाता है। जोंग कहती है, क्या तुम जानते हो इतने सालों में सबसे ज़्यादा मैं किससे डरती थी? मैं डरती थी बीमार पड़ने से, अकेले दर्द सहने से, अकेले डॉक्टर के पास जाने से, और एक अकेली रात के बाद एक और अकेली रात काटने से। हमेशा डर लगता था कि अगर मैं मर भी गई तो कोई भी मेरी जान की खबर लेने तक नहीं आएगा। जोंग कहता है कि ये मेरी गलती है, मैं तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। जोंग प्यार से कहती है, पर मुझे तो बस जोंग ही पसंद है, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ, इसीलिए अगर मैं गुस्से में कभी तुमसे ब्रेकअप भी करना चाहूँ तो तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे हमेशा चिपकी रहूँगी और तुम मुझसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकते। उसी वक्त वहाँ पर जोंग की कजिन आ जाती है, जो जोंग की डॉक्टर भी होती है। वो कहती है कि दोनों 1 मिनट के लिए मुझे माफ़ कर देना। जोंग, अब तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकती हो, लेकिन तुम्हारा शरीर अभी भी कमज़ोर है, बुखार फिर से आ सकता है, घर जाकर आराम करो, अब तक बुखार 38 डिग्री से ऊपर नहीं गया है, हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में जोंग घर जाती है और जोंग से कहती है, जब मेरा बुखार उतर जाए तो मुझे काम पर जाने दो। तो जोंग कहता है कि 37 डिग्री बुखार है तो खाना खाकर वापस से लेट जाओ। जोंग कहती है कि अगर मैं और लेटी रही तो मेरा बुखार और बढ़ जाएगा। जोंग कहता है, खाना ख़त्म करो और आराम करो। जोंग कहती है, क्या मैं घर से काम कर सकती हूँ? मुझे लिखने दो, मैंने कल भी पोस्ट नहीं किया, फैंस भाग रहे हैं। तो जोंग कहता है, तुम्हारी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ये काम? जोंग कहती है कि मीठी बातों से कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ख़त्म कर लूँगी। अगर मैंने ये आर्टिकल कल पोस्ट किया तो 1 लाख और फॉलोअर्स मिलेंगे। जोंग शॉन्ग से कहता है, क्या तुम गुचेंग का इंटरव्यू लेना चाहती हो? तो शॉन्ग कहती है कि गुचेंग टेक्नोलॉजी पिछले कुछ सालों में शenzhen की डार्क हॉर्स कंपनी है, उसके
इसके फाउंडर गुचेन बहुत ही लो की रहते हैं। अगर मैं इस एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू ले सकूँ तो मेरे लिए मिलियंस फैंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। शॉन्ग को ये पता नहीं होता कि जोंग ही असल में अमीर बिजनेसमैन गू है। जोंग कहता है इंटरव्यू अरेंज करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें आराम करना होगा। शॉन्ग कहती है कि क्या तुम्हारा प्रेसिडेंट बदसूरत है? जोंग कहता है तुम्हें कैसे पता? शॉन्ग कहती है वो सबके सामने नहीं आता, इसीलिए वो बदसूरत होगा। अच्छा, मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने जाती हूँ। जोंग मन में सोचता है कि वो बदसूरत प्रेसिडेंट को जल्द ही तुमसे मिलना होगा। फिर ऑफिस के कर्मचारी कंप्यूटर पर देखते हैं कि गू का इंटरव्यू अब पब्लिश हो चुका है और व्यूज 1 लाख पार कर चुके हैं। स्टाफ की एक लड़की कहती है कि अफसोस की बात यह है कि गू की कोई हैंडसम फोटो नहीं है, बल्कि उसके पहले प्यार की लव स्टोरी ही डिस्कस की गई है। कितना रोमांटिक है ना। फिर गू इंटरव्यू में कहता है कि उसकी पहली गर्लफ्रेंड की उम्मीदें वो पूरा करना चाहता था। वो उसकी गर्लफ्रेंड को अपने फ्यूचर होम के लिए कई रोबोट्स चाहिए थे जो घर का काम करे और यहाँ पर उसकी मदद भी करे। दुर्भाग्य से वो दोनों अलग हो गए। दूसरी ओर जोंग चैन और उसके परिवार को गिरफ्तार करवा देता है और उसके खिलाफ केस फाइल कर देता है। जोंग का असिस्टेंट कहता है कि पुलिस को सारे सबूत दे दिए गए हैं। जोंग कहता है जब तक कानून अनुमति देता है हम चैंग परिवार के हर सदस्य को उसके लायक सजा जरूर दिलवाएंगे। जोंग अपने सेक्रेटरी से शॉन्ग की पिछली जिंदगी की जांच करवाता है। सेक्रेटरी बताता है शॉन्ग अपार्टमेंट में ऑफिस तक सीधा जाती थी, सिर्फ काम करती थी और कोई दोस्त नहीं था। कुछ कॉलेज स्टूडेंट जो उसी अपार्टमेंट में रहते थे कहते हैं कि वो खाने में टेक अवे नहीं बल्कि इंस्टेंट नूडल्स खाती थी। कितनी अकेली लगती थी वो। जोंग कहता है ये मेरी गलती है। शॉन्ग को ऑफिस से कॉल आता है कि उसकी दोस्त उसे गू के पब्लिश इंटरव्यू के बारे में बताती है। शॉन्ग इंटरव्यू पढ़ने के बाद पुरानी सीन को याद करती है जिसमें वो जोंग से कहती है कि फ्यूचर में ऐसे रोबोट होने चाहिए जो मेरी मदद करे, तो तुम हमारे घर के लिए भी कुछ रोबोट्स इन्वेंट करना जो मेरे लिए घर का काम करे और मेरे बच्चे को संभाले। और यहाँ पर इंटरव्यू पढ़ने के बाद शॉन्ग को पता चल जाता है कि जोंग ही असल में गू है। शॉन्ग जोंग से कहती है कि मुझे धोखा देकर तुम्हें मज़ा तो आ रहा है ना। जोंग कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। शॉन्ग कहती है और तुमने अचानक अपना नाम क्यों बदला? जोंग कहता है कि जोशी ने कहा था कि मेरा नाम बदलने के लिए। अगली सुबह जब जोंग आता है तो शॉन्ग जा चुकी होती है। वो एक नोट छोड़ कर जाती है जिस पर लिखा होता है कि मुझे कुछ इमरजेंसी के लिए कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा, चिंता मत करना। शॉन्ग अपने होम टाउन आ जाती है और अपनी दोस्त के साथ लंच कर रही होती है। शॉन्ग की दोस्त कहती है कि गू चेंग टेक्नोलॉजी का सीईओ जोंग है। शॉन्ग कहती है चेंग को मत बताना कि मैं वापस आ गई हूँ। शॉन्ग की दोस्त बताती है कि जॉन ने इस 10 सालों में तुम्हारे बारे में पता किया है। पिछली पीढ़ी की दुश्मनी का हमसे कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी उस वक्त तुम अपनी माँ की वजह से उससे ब्रेकअप कर रही थी और वो उसके साथ नाइंसाफी था। शॉन्ग कहती है पर हमें साथ रहना है और हम बड़ों के से कभी ना कभी तो मिलेंगे ही। शॉन्ग की दोस्त कहती है बेवकूफ़, अब उसका सरनेम गू है, वो अपना नाम बदल चुका है। वो जोंग का डैड जो तुम्हारी मॉम को छोड़ कर गया था, अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना। शॉन्ग की दोस्त उसे बताती है कि स्कूल में जोंग ने एक किताब के पेज नंबर 325 पर तुम्हारे बारे में कुछ रोमांटिक बातें लिखी थी। उसे हमेशा तुम्हारा जन्मदिन भी याद रहता था। शॉन्ग की दोस्त उससे पूछती है क्या वो बेजिन वापस आया था? तुम उससे मिली थी? क्या ये ज़रूरी नहीं कि वो तुमसे प्यार करता है? शॉन्ग कहती है बस कुछ दिनों तक जोंग चाहिए। शॉन्ग की दोस्त उससे कहती है क्या तुम अपनी मॉम से मिलने वापस जाना चाहती हो? शॉन्ग की दोस्त बताती है कि हम ग्रेजुएशन के 10 साल बाद रियूनियन आयोजन कर रहे हैं इस वीकेंड, चलो हम साथ में चलते हैं। अगर तुम नहीं जाओगी ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी। शॉन्ग और उसकी दोस्त शॉपिंग के लिए चले जाते हैं और शॉन्ग अपनी दोस्त से कहती है तुमने कितनी सारी खरीदारी कर ली, अब तो मुझे नींद भी आ रही है। शॉन्ग की दोस्त कहती है तुम होटल में 3 दिनों से सो रही हो फिर भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। मैं बाथरूम जा रही हूँ, तुम यहीं पर रुको। और वो शॉन्ग का स्कूल टीचर भी आ जाता है। कहता है कि शॉन्ग तुम सच में ब्यूटीफुल हो गई हो और मैच्योर भी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। मैं तो पूरा हो गया हूँ और लगभग मेरे बाल तो सफ़ेद भी हो गए। चलो चलते हैं बात करते करते। टीचर बताता है कि वो भी आज रियूनियन पार्टी में शामिल होने आया है। चलो फिर रियूनियन पार्टी शुरू होने वाली होगी। शॉन्ग अपनी दोस्त के साथ वहां आती है। जोंग भी उस पार्टी में चला जाता है। टीचर कहता है कि तुम सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठो। और यहाँ पर जोंग के क्लासमेट्स उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि जब स्कूल में थे तो हाथ पकड़कर भागने की हिम्मत क्यों नहीं की तुम दोनों ने। अब तुम दोनों को साथ में देखकर तो मुझे रोना ही आ गया। स्कूल टीचर शॉन्ग और जोंग से कहते हैं 10 साल पहले क्या हुआ था ना कि मैं क्लास टीचर था, सही समय पर ध्यान नहीं दे पाया। ये सारी एक टीचर के नाते मेरी गलती है। जोंग कहता है टीचर उस समय मैं इतना मैच्योर नहीं था, मैं उन लोगों
लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा मानता था। आपको परेशान किया, सॉरी टीचर। टीचर कहती है कि मैं इतने सालों से स्कूल में हूँ, हज़ारों स्टूडेंट को देखा है, लेकिन तुम अभी भी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हो। इसे अपने टीचर का आशीर्वाद समझो। रियूनियन पार्टी में सब स्टूडेंट एंजॉय करते हैं। फिर शॉन्ग की दोस्त उससे जॉन्ग के बारे में बात करती है और कहती है कि जॉन्ग बचपन से ही जीनियस था। हार्वर्ड से इनविटेशन लेटर भी मिला था, लेकिन हर परीक्षा में जानबूझकर खराब परफॉर्मेंस किया। सॉन्ग कहती है कि लगता है मैंने उसे फेल करवा दिया। शॉन्ग की दोस्त कहती है कि जॉन्ग ने हर एग्जाम पेपर पर बहुत सारे जवाब खाली छोड़ दिए थे और मुझे फिर उस पर शक हो गया था कि उसने ये स्कूल छोड़ने के लिए ऐसा किया है, बल्कि बीजिंग तुम्हारे लिए आया था। शॉन्ग कहती है कि नामुमकिन है। फिर शॉन्ग को एक अपना पास्ट सीन याद आता है जब स्कूल में जॉन्ग उससे कहता है कि सिर झुकाकर वो बच्चे चलते हैं जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। फिर प्रेजेंट में शॉन्ग की दोस्त कहती है कि जॉन्ग तुमसे बहुत प्यार करता है। जॉन्ग नशे में होता है, तभी यहाँ शॉन्ग उसे संभालती है। जॉन्ग शॉन्ग से कहता है कि गुस्सा मत होना, मैं गलत था। शॉन्ग कहती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। जॉन्ग कहता है कि तुम अचानक मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, मुझे डर लगता है कि तुम पहले की तरह बस चली जाओगी। शॉन्ग कहती है कि तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ, जब हम पहली बार मिले थे क्या तुम गेट में थे या फिर नहीं। तभी हमें एक पुराना सीन याद आता है जिसमें हम देखते हैं कि शॉन्ग और उसकी मॉम रो रहे होते हैं और बिल्डिंग के कर्मचारी बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की तरफ से ग्रेट वॉल ग्रुप से पेमेंट मांगी और बिल्डिंग से कूदने पर मजबूर हो गए। ये ग्रेट वॉल ग्रुप बहुत ही ज़्यादा घमंडी थे। तभी जॉन्ग के पापा कार से बाहर आते हैं, जो कि शॉन्ग के पापा की मौत की वजह होती है। ये सब जॉन्ग भी देख लेता है क्योंकि वो अपने पापा के साथ फैक्ट्री के बाहर कार में होता है। इस समय इस कहानी में एक बहुत बड़ा सीक्रेट सामने आता है, जो कि जॉन्ग के पापा की वजह से ही शॉन्ग के पापा की मौत हुई थी। इसी कारण उसकी मॉम जॉन्ग परिवार से नफरत करती है। फिर प्रेजेंट में शॉन्ग जॉन्ग से कहती है, तो उस दिन तुमने जानबूझकर स्कूल गेट पर मेरा रास्ता रोका था। इस तरफ हमें पता चलता है कि जॉन्ग स्कूल में सॉन्ग से इसीलिए दोस्ती करना चाहता था क्योंकि वो अपने पापा की हुई गलतियों को ठीक करना चाहता था। तभी वहाँ एक बच्ची आती है जो गुब्बारे को बेच रही होती है। सॉन्ग उससे कहती है कि मैं तुमसे सारे गुब्बारे ले लूँगी। जॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ जहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जॉन्ग शॉन्ग को अपनी मॉम के घर लेकर आता है। शॉन्ग को पुराना सीन याद आता है जब वो स्कूल टाइम में हमेशा जॉन्ग के साथ खाना खाने आती थी और जॉन्ग की मॉम हमेशा उससे बहुत अच्छे से बात करती थी। प्रेजेंट में शॉन्ग कहती है, अब यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा ही है। जॉन्ग कहता है, मेरी मॉम ने कहा था कि यहाँ उनके और मेरे सबसे अच्छे पल बीते हैं, इसीलिए मैंने इस घर को संभाल कर रखा है। सॉन्ग कहती है, किसी को ढूंढो जो अच्छे से सफाई करे। सॉन्ग पूछती है, तुम्हारी मॉम आजकल कैसी है। जॉन्ग बताता है कि वो खाना बनाती है, ड्राइंग करती है और गाती है जैसा पहले करती थी, हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करती है। जॉन्ग शॉन्ग से कहता है, मैं तुमसे कब शादी कर सकता हूँ, तुम्हें अपनी मॉम की बहू बनाने के लिए ही तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। शॉन्ग कहती है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही अच्छी है, मैं गलत थी। तुमने और मदर जॉन्ग ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसके बदले मुझे तुमसे ब्रेकअप करने का पछतावा है। जॉन्ग कहता है कि तुम सिर्फ एक छोटी सी लड़की थी जो किसी अंधेरे में खड़ी थी और काफ़ी कंफ्यूज थी और डरी हुई थी। फिर जॉन्ग शॉन्ग के साथ रोमांटिक हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बेशर्मी क्या होती है। जॉन्ग कहता है कि मुझे धोखा मत देना, यहाँ तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। जॉन्ग यहाँ पर शॉन्ग को किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शॉन्ग का भाई जॉन्ग से मिलने के लिए आता है और कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे ये दिखा रहे हो कि तुम और मेरी बहन फिर से साथ हो गए हैं। मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा मेरी बहन को चोट पहुँचाने का। जॉन्ग कहता है कि मैं अपनी लवर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सॉन्ग का भाई कहता है कि मेरे साथ झूठा प्यार मत दिखाओ, अगर हिम्मत है तो मेरी बहन को सब सच्चाई बता दो कि तुम्हारे फादर ने ही शॉन्ग के पिता को बिल्डिंग से कूदने पर मजबूर किया था। तभी वहाँ शॉन्ग आ जाती है और कहती है कि भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सॉन्ग का भाई कहता है कि मैं तो यहाँ पर अपने ब्रदर इन लॉ से मिलने के लिए आया था और यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और इसी नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये इंसान अच्छा नहीं है, उससे दूर रहो। सॉन्ग अपने भाई से कहती है, अगर तुम अभी भी मुझे अपनी बहन मानते हो तो अपने काम से काम रखो। सॉन्ग का भाई कहता है, तुम मॉम को ये कैसे समझाओगी, मैं मॉम को बता दूंगा कि तुम जॉन्ग के साथ में हो, क्या तुम्हें सिर्फ उसी से शादी करनी है। सॉन्ग अपने भाई से कहती है, मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती रही हूँ, है ना। तुमने वो बातें कही जो मेरे दिल को दुखा दी, तुमने मुझसे कहा कि मैं जॉन्ग से ब्रेकअप कर लूँ और यहाँ पर मुझे बहुत दुख हुआ। तो सॉन्ग का भाई कहता है कि बेवकूफ़ लड़की, सच्चाई कभी छुपती नहीं है। सॉन्ग यहाँ रोने लगती है, कहती है कि भैया प्लीज़ मुझे और जॉन्ग को अलग मत करो, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। जॉन्ग शॉन्ग से कहता है कि तुम खा लो, मैं तुम्हारे भाई से थोड़ा बिजनेस डिस्कस करना चाहता हूँ। जॉन्ग शॉन्ग के भाई से कहता है कि सुना है आपका नॉर्थ वेस्ट में लॉजिस्टिक बिजनेस बहुत अच्छा चल
रहा है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। सॉन्ग का भाई कहता है कि मैं तुम्हारी चाल में नहीं आता, कभी सोचा है हमारे परिवार का पास्ट अब और नहीं छुपाया जा सकता। जॉन्ग कहता है कि मैं हमेशा सॉन्ग को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं उसे कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। सॉन्ग के भाई से कहता है, सॉन्ग ने अपने ब्लॉग में अपनी निराशा लिखी है, सोशल मीडिया पर अकेलेपन के बारे में बात की है, क्या तुमने देखा? सॉन्ग का भाई कहता है, कौन सा अकेलापन और कौन इस मुसीबत का सामना नहीं करता। जॉन्ग और सॉन्ग के भाई में झगड़ा होने लगता है। जॉन्ग कहता है, मैंने किसी और से बिजनेस डील कर ली है, तुम्हें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। सॉन्ग का भाई जॉन्ग से कहता है, क्या तुम मेरी बहन को जिंदगी भर खुश रख सकते हो? जॉन्ग कहता है, अगर मुझे अपनी सारी चीजें देकर भी सॉन्ग की खुशी खरीदनी पड़ी ना तो भी मैं झिझक नहीं करूंगा। सॉन्ग का भाई कहता है, यहाँ बकवास मत करो, अगर तुमने उसे थोड़ा सा भी दुख दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर यहाँ से वो चला जाता है। जॉन्ग सॉन्ग के पास आता है और सॉन्ग उससे कहती है, क्या हुआ, क्या मेरे भाई ने कुछ बेवकूफ़ी की? जॉन्ग कहता है कि नहीं, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। सॉन्ग कहती है, तो क्या उसने तुम्हें तंग किया? जॉन्ग कहता है कि थोड़ा सा उसने मुझे धमकाया कि अगर मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया तो वो मुझसे लड़ाई करेगा, बस इतना ही, चिंता मत करो, तुम्हारे होने वाले पति को इतनी आसानी से तंग नहीं किया जा सकता। सॉन्ग कहती है कि अब तुम वापस आ गए हो, मुझे अपनी मॉम से मिलवाओ। जॉन्ग कहता है, असल में मेरी मॉम मुझ पर ध्यान नहीं देती, घर के रजिस्ट्रेशन बुक मेरे पास है, उसकी मर्जी के बिना मैं गुचिंग टेक्नोलॉजी का प्रेसिडेंट हूँ। तभी घर पर बेल होती है और एक आदमी आता है जो सॉन्ग से कहता है, बहुत समय बाद मिली हो, क्या मुझे पहचाना तुमने? वो आदमी सॉन्ग की मॉम को लेकर आता है। सॉन्ग की मॉम कहती है, तुम वापस आ गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। जॉन्ग सॉन्ग की मॉम से मिलता है और सॉन्ग अपनी मॉम को बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है गो सॉन्ग, और वो जॉन्ग के असली नाम से उसे नहीं बुलाती क्योंकि उसकी मॉम को जॉन्ग और उसके परिवार से नफरत है। तो सॉन्ग की मॉम कहती है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? सॉन्ग कहती है कि मॉम, हर हैंडसम लड़का एक जैसा ही दिखता है। सॉन्ग की मॉम का दोस्त कहता है, सच में इतना हैंडसम लड़का हमारे सॉन्ग के लिए परफेक्ट है। वो आदमी सॉन्ग से कहता है कि मैं डोंग हाई अंकल हूँ, जब तुम छोटी थी तो तुम अपने पापा को ढूंढने के लिए कंट्री साइड पर आई थी, हम मिले थे, लेकिन अब मैं तुम्हारी मॉम का फियांसे हूँ। सॉन्ग की मॉम उसे अकेले में बात करने जाती है, कहती है कि ये वो अकाउंट है जो मैंने तुम्हारे पैदा होने के बाद खुलवाया था, यही तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सेव बनवाया था। जिस दिन से तुम पैदा हुई थी उन्होंने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी छोड़ दी तुम्हारे लिए डॉरी पैसे जमा करने के लिए। तुमने बचपन में अपने सारे न्यू ईयर्स के गिफ्ट पैसे मुझे दे दिए थे और ये हर साल तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए ग्रोथ फंड सेव किया था, लेकिन तुम्हारे पापा अब नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था मैं उसे तुम्हारे पापा के लिए पूरा कर रही हूँ। सॉन्ग यहाँ पर काफ़ी इमोशनल होकर कहती है कि मॉम, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सॉन्ग की मॉम कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम सक्सेसफुल बनो, मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सख्ती से पेश आई हूँ, मैंने तुम्हें बचपन से ही मारा। सॉन्ग अपनी मॉम से कहती है, तुमने गोचन के बारे में क्या सोची हो? सॉन्ग की मॉम कहती है, मेरी बेटी सबसे बेहतरीन और बहुत अच्छे लड़के को पसंद करेगी। सॉन्ग की मॉम सॉन्ग को डॉरी देती है, कहती है कि ये वो डॉरी है जो तुमने मुझे दी थी। सॉन्ग कहती है कि 3 मिलियन, मॉम तुम इतनी अमीर कैसे हो? तो सॉन्ग की मॉम कहती है, तुम्हारे फादर ने फ्यूनेरल अलाउंस के साथ साथ हमारे घर की डेमोलिशन फीस भी और साल में जो तुमने पैसे मुझे भेजे थे मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। सॉन्ग अपनी मॉम से कहती है कि मॉम तुमने ये सारा पैसा मुझे दे दिया, तुमने ये साल कैसे गुजारे? सॉन्ग की मॉम कहती है, ओ चिंता मत करो, मॉम की सैलरी और पेंशन है ना। यहाँ पर सॉन्ग काफ़ी इमोशनल होकर अपनी मॉम से माफ़ी मांगती है, कहती है कि मैं इतने सालों से नहीं समझ पाई थी मॉम, मुझे हमेशा लगता था कि आप मुझे पसंद नहीं करती हो, इसीलिए मैंने कभी अपने दिल की बात आपसे कही नहीं। मैं जानती हूँ तुमने मुझे देखकर दोबारा शादी नहीं की। सॉन्ग अपनी मॉम से पूछती है, क्या उनका मंगेतर अंकल सिया सही है? सॉन्ग की मॉम कहती है कि असल में तुम्हारे अंकल सिया मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अभी मुझे कहा, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें अपनी सेविंग का आधा हिस्सा डॉरी में देंगे। सॉन्ग कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, तुम और अंकल इसे अपने बुढ़ापे के लिए रखो। सॉन्ग की मॉम कहती है कि मैं ये तुम्हारे फादर की तरफ से तुम्हें दे रही हूँ, अगर तुम नहीं लोगी तो 100 साल बाद मैं तुम्हारे फादर को क्या जवाब दूंगी। फिर सॉन्ग और जॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं। जॉन्ग सॉन्ग से पूछता है कि तुम अपनी मॉम से क्या बात कर रही थी? सॉन्ग कहती है कि मेरी मॉम ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। सॉन्ग कहती है कि मैं तुम्हारे फादर से अभी तक नहीं मिली, तुम्हारे फादर को क्या पसंद है? जॉन्ग उदास हो जाता है और बताता है कि क्या तुम्हें याद है 10 साल पहले सियान एयरलाइंस का सेवा सर 267 क्रैश हो गया था, उसमें मेरे फादर भी मौजूद थे।
जिस कारण मेरे फादर की उसी समय मौत हो गई थी। सॉन्ग को पता चलता है कि उसी दिन उसने जोंग से ब्रेकअप किया था। वो जोंग से इसके लिए माफ़ी मांगती है। जोंग कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। सॉन्ग कहती है कि हमने 28 जुलाई को ब्रेकअप किया था, तुम उस दिन बहुत दुखी होगी। मैं अब ज़िद्दी नहीं रहूँगी, मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ। जोंग सॉन्ग को अपने घर ले जाता है और जोंग की मॉम सॉन्ग को मिलकर कहती है कि जोंग, क्या तुमने इसे अच्छे से खाना नहीं खिलाया? इसका वज़न तो काफ़ी कम है। जोंग की मॉम कहती है कि अच्छा ठीक है, अंदर चलो, खाना ठंडा हो गया है। क्या तुमने मेरे हाथ के बने खाने को बहुत समय से नहीं खाया ना? आज सबसे ज़्यादा खाना। सॉन्ग और जोंग भी अपनी मॉम के साथ बैठकर बातें करती है। सॉन्ग जोंग की मॉम से पूछती है, क्या मेरे फादर और आप दोनों अच्छे दोस्त थे? जोंग की मॉम कहती है कि हम दोनों एक साथ ही एक आंगन में पढ़े हुए थे। किंडरगार्टन से लेकर कॉलेज तक तुम्हारे फादर हमेशा से ही बहुत अच्छे और परिवार को बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाले इंसान थे। तुम भी बिल्कुल उन्हीं की जैसी हो। तभी यहाँ उसके सामने एक राज बाहर आता है कि सॉन्ग की मॉम ने उसे झूठ बोला था और उसके फादर की मौत के बारे में सच्चाई नहीं बताई थी। सॉन्ग सोचती है कि मेरी मॉम का जन्म गाजिंग में हुआ और जोंग के फादर कभी पुराने शहर गए ही नहीं थे, तो मेरी मॉम का पहला प्यार वो कैसे हो सकते हैं? सॉन्ग सोचती है, मॉम ने मुझसे ये क्यों कहा कि जोंग के पापा उसके पहला प्यार थे? तभी वहाँ जोंग आ जाता है। सॉन्ग जोंग से कहती है कि डिनर बहुत ही स्वादिष्ट था, मैंने बहुत ही ज़्यादा खा लिया है। जोंग कहता है तो फिर तुम्हें तो खुली हवा में जाना चाहिए। तभी जोंग की मॉम वहाँ उसे रोक लेती है और सॉन्ग से कहती है कि ये हमारी फैमिली की सेविंग्स है और रियल एस्टेट भी। जब से मुझे पता चला कि तुम सॉन्ग के साथ हो तो मैंने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कर दी। सॉन्ग कहती है कि मैं ये नहीं ले सकती। जोंग की मॉम कहती है ये हमारी फैमिली की परंपरा है कि वुमेन को ही यहाँ पर सबको संभालना होता है। सॉन्ग कहती है कि ये तो बहुत ही कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। सॉन्ग जोंग से कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारा है। जोंग कहता है कि मैं हमेशा अपनी वाइफ के लिए ही कमाता हूँ। जोंग अपने भाई को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं बस तुम्हारी ईमानदारी सुनना चाहती हूँ। शुरू में क्यों मेरी मॉम मुझे जोंग के साथ नहीं रहने देती थी? जोंग के फादर मेरी मॉम का पहला प्यार बिल्कुल भी नहीं थे, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सॉन्ग का भाई कहता है तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, इसी वजह से मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था, लेकिन जब से तुम बड़ी हुई तुम किसी और को डेटिंग करने लगी। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं तुम्हें पाना चाहता था लेकिन तुम नहीं मिली। सॉन्ग ये सुनकर रोने लगती है। तभी वहाँ जोंग आता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम बहुत ही वीक महसूस कर रही हो? अगले दिन सॉन्ग और जोंग साथ में अपनी शादी की सर्टिफिकेट लेने जाते हैं। यहाँ जोंग सॉन्ग से कहता है कि मेरी पहली जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन अगर मंजिल तुम हो तो सब कुछ ठीक है। दोनों वेडिंग फोटो खिंचवाते हैं और उनकी तस्वीर क्लिक होती है। जोंग सॉन्ग से कहता है कि दादाजी को पता है कि हम आज सर्टिफिकेट ले रहे हैं और वो अपनी बहू से मिलना चाहते हैं। अगर तुम अजनबियों से नहीं मिलना चाहती तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ। सॉन्ग कहती है कि मैंने सुना है तुम कहते हो कि दादाजी तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। जोंग के ग्रैंडफादर सॉन्ग से कहते हैं घर की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। सॉन्ग अंकल वोंग से कहो तुम्हें घर दिखाने के लिए। फिर जोंग और उसके ग्रैंडफादर अकेले में बात करते हैं। जोंग का ग्रैंडफादर उससे कहता है मुझे सच बताओ, क्या तुम इस लड़की से शादी सिर्फ गिल्ट की वजह से करना चाहते हो? जोंग कहता है दादाजी मैंने प्यार से एक खूबसूरत लड़की से शादी की है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये मायने नहीं रखता कि वो किसकी बेटी है। जब मैं पहली बार उससे मिला था ना तो मुझे पता था कि मैं इस लड़की को हमेशा बचाऊंगा। दादाजी को बस डर था कि तुम दुखी रहोगे। फिर एक यहाँ पर हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जब जोंग के दादाजी उसे बहुत ही नाराज़ होते हैं और यहाँ पर वो उसे मार रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे फादर की डेड बॉडी अभी तक गर्म है, तुमने एक औरत के लिए अपना नाम बदल लिया। हमारे जोंग परिवार में तुम जैसे बदतमीज़ बच्चे नहीं होते। प्रेजेंट में दादाजी ने जोंग को माफ़ कर दिया होता है और सॉन्ग को भी यहाँ एक्सेप्ट कर लिया होता है। तभी वहाँ जोंग के अंकल आते हैं जो सॉन्ग से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं जोंग चोंगफेंग हूँ और चांगसेंग ग्रुप का चेयरमैन हूँ। सॉन्ग सोचती है चांगसेंग ग्रुप मुझे लगता है कहीं सुना है। जोंग का अंकल कहता है जोंग तुमसे शादी नहीं करेगा, तुम्हारा सरनेम सॉन्ग है। क्या तुम वही पुराने शहर वाली लड़की हो? क्या तुम मेरे घर में अपने पिता का बदला लेने आई हो? तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है, कहता है कि अंकल आप बड़े हैं तो थोड़ा संभल कर बोलिए। जोंग के दादाजी भी वहाँ आ जाते हैं। जोंग का अंकल सॉन्ग को बता देता है कि चिंगशेंग ग्रुप के पहले चेयरमैन जोंग के फादर थे, उन्होंने सॉन्ग के पिता को मार दिया था। सॉन्ग यहाँ पर सॉन्ग हैरान होकर जोंग से कहती है कि मेरे फादर बिल्डिंग से कूदकर मरे थे, है ना? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे फादर की मौत का क्या तुम्हारे चैंगसेंग ग्रुप से कोई लेना देना है या फिर
फिर नहीं। यहाँ पर जोंग के दादाजी सॉन्ग से कहते हैं कि इसमें हमारे चैंग सिंग ग्रुप की गलती थी, मैं तुम्हारे फादर से माफ़ी चाहता हूँ। सॉन्ग जोंग से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। जोंग सॉन्ग से कहता है कि बचपन से ही मैं तुम्हारी देखभाल करता था। सॉन्ग कहती है कि अच्छा, मुझे बचाना, साथ देना, तुम्हारे पास सिर्फ मेरे लिए दया थी। जोंग कहता है कि मैं बस अपने फादर के गुनाहों का पश्चाताप कर रहा था। पहले तुम्हारे लिए मुझे दुख होता था, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला मुझे तुमसे प्यार हो गया। जोंग के ग्रैंडफादर कहते हैं कि जोंग ने तुम्हारे लिए अपना नाम भी बदल लिया, उसने जोंग परिवार से रिश्ता भी तुम्हारे लिए तोड़ दिया और यहाँ पर दोनों को चुप कराते हैं। सॉन्ग जोंग से कहती है चाहे तुम कितने भी अमीर आदमी क्यों ना हो, मैं तुम्हें अपने करीब कभी आने नहीं दूंगी। सॉन्ग अपने फादर की लाश को याद करती है और रोती हुई सड़क पर भागने लगती है। सॉन्ग अपने फादर को फ़ोन करती है, कहती है कि बड़े भाई, क्या तुम्हें पता है कि जोंग के फादर चैंग सिंग ग्रुप के प्रोफेसर चेयरमैन थे। तो यहाँ पर वो उसके फ़ोन को कट कर देते हैं और उसका भाई गुस्से में सोचता है मैं जोंग को नहीं छोड़ूंगा, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जोंग अपनी मॉम से कहता है मैं सॉन्ग को ढूंढने जा रहा हूँ। जोंग कहता है कि सॉन्ग ने यांचन की फ़्लाइट बुक की है, वहाँ होटल भी बुक किया है, शायद वो वहीं रिलैक्स करने गई है, मैं उसे अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दे सकता। जोंग की मॉम कहती है तुम भी बहुत इमोशनल हो रहे हो, अभी तुम दोनों का मिलना सही नहीं होगा, किसी को चुपचाप उसकी प्रोटेक्शन के लिए भेजो। जोंग कहता है चाहे सॉन्ग मुझसे नफरत करे, मैं फिर भी उसका साथ दूंगा। जोंग की मॉम की मेड कहती है कि मैडम, हम बीती हुई बातों को उनकी खुशियों के बीच में नहीं आने दे सकते। जोंग का भाई जोंग से मिलता है और कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो। जोंग कहता है वो मेरी वाइफ है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। फिर सॉन्ग के भाई को गुस्सा आता है और जोंग और उसके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। सॉन्ग का भाई जोंग को बहुत मारता है। दूसरी तरफ सॉन्ग को डॉक्टर बताती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ट्विंस हैं। सॉन्ग कहती है मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे अबॉर्शन के लिए तैयार करो, मैं डिवोर्स ले रही हूँ। डॉक्टर कहती है बच्चों के फादर से ही बात करो, उन्हें जुड़वा बच्चों के बारे में पता होना चाहिए। सॉन्ग सड़क पर एक बच्ची को देखती है जो अपनी दादी की मदद कर रही होती है। वो बच्ची कहती है दादी, कभी भी मेरे लिए आप बोझ नहीं है। दादी और बच्ची खुशी खुशी वहाँ से जाती है। सॉन्ग ये देखकर सोचती है कि शायद मुझे अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए। जोंग की मॉम यहाँ अपने फादर से मिलने आती है और कहती है कि मेरे डैड ने मुझे 1 महीने से नहीं देखा, मैं 2 महीने इंतज़ार करूँगी, अगर 2 महीने नहीं दिखे तो 1 साल तक यहीं पर रहूँगी। जोंग की मॉम कहती है कि अगर किसी को जोंग के फादर की गलती की जिम्मेदारी लेनी है तो मैं लेती हूँ, मेरे जोंग को जाने दो। जोंग के दादाजी कहते हैं, यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि इतने सालों से सॉन्ग ने जो दुख सहा है उसका कोई फिक्र करेगा या नहीं। सॉन्ग को सच जानने का पूरा हक है, उसे पता होना चाहिए कि उसके फादर ने कोई गलत काम नहीं किया। दूसरी तरफ सॉन्ग का भाई और उसकी फ्रेंड उसे ढूंढ लेते हैं। सॉन्ग अपने भाई से कहती है कि शुक्रिया, तुमने मेरी मॉम को ये सब कुछ नहीं बताया, कुछ चीज़ें ना जानना ही बेहतर होता है ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। सॉन्ग की फ्रेंड उससे कहती है कि मैं भी नौकरी छोड़कर यहाँ आई हूँ और मैं भी हाउसवाइफ हूँ। सॉन्ग अपनी फ्रेंड के साथ घर आती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। सॉन्ग उदास होकर अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं आखिर थोड़ी ठीक हो गई हूँ इन 3 महीनों में। सॉन्ग की फ्रेंड कहती है कि तुम शादीशुदा हो, क्या तुम मेरे पापा के कातिल के बारे में बात कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सॉन्ग तो यहाँ पर सॉन्ग का भाई बताता है लेकिन जोंग के पापा वाकई में बेगुनाह है, प्रोजेक्ट का पैसा चुराने वाले जोंग के अंकल थे और ये बात सच है कि जोंग ने अपने अंकल की कंपनी को दिवालिया कर दिया है। आखिरकार उसने इंसाफ के लिए अपने ही अंकल को खुद मारा। सॉन्ग की दोस्त बताती है कि जोंग के फादर और उसके अंकल सगे भाई नहीं है। ये सब सुनकर सॉन्ग तो बेहोश हो जाती है। जोंग भी वहाँ आ जाता है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर जोंग से कहती है कि इमोशनल होकर सॉन्ग बेहोश हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जागने के बाद उसके जज्बातों को काबू रखना होगा। सॉन्ग बेहोश होती है और जोंग उससे कहता है कि सॉरी सॉन्ग, मैं तुम्हें फिर से परेशान कर रहा हूँ। जब सॉन्ग उठती है तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो सॉन्ग से पूछती है क्या जोंग को पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो सॉन्ग कहती है कि मैंने तय कर लिया है कि मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी। फिर कुछ समय बीत जाते हैं। सॉन्ग एक बूढ़ी औरत के साथ यहाँ पर रह रही होती है। वो बूढ़ी औरत सॉन्ग को दूध देने आती है। सॉन्ग सोचती है कि घर का दूध इतना खास होता है। सॉन्ग रात को बैठ रही होती है और सोचती है कि मकान मालिक ने कहा था कि आज रात लाइट जा सकती है और ये सच में चली गई। बूढ़ी औरत आती है और सॉन्ग से कहती है कि लाइट चली गई है, बाहर मत आना। और वो बूढ़ी औरत सॉन्ग के साथ मिली होती है और सॉन्ग से कहती है कि लाइट आ गई है, अब बाहर आ सकती हो। बूढ़ी औरत सॉन्ग से कहती है बेटा, इतना पैसा इतनी मेहनत इस लड़की के पीछे लगा रहे हो, ज़रूर कामयाब होगे। सॉन्ग कहता है कि वो मेरी वाइफ है। बूढ़ी औरत कहती है तुम उसके सामने क्यों नहीं आते? सॉन्ग कहता है कि मैं उसे फेस नहीं कर सकता। फिर सॉन्ग हॉस्पिटल में होती है बच्चों की डिलीवरी के लिए।
उसकी दोस्त बताती है कि जोंग अपनी फैमिली का गोद लिया हुआ बेटा है। सॉन्ग जोंग की मॉम का इंटरव्यू देखती है जिसमें वो बताती है कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छा किया। जोंग के फादर ने चैंगशिंग ग्रुप बनाई थी। जोंग के फादर ने प्रोजेक्ट का पैसा पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया था, लेकिन उसके अंकल ने चोरी छुपे पैसे को रोक लिया। इस गलतफहमी से सॉन्ग के पापा ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर ली। तभी वहाँ पर जोंग आ जाता है और सॉन्ग को पता चलता है कि जोंग की मॉम बीमार है। सॉन्ग जोंग से कहती है कि मुझे मॉम जोंग से मिलना है। तो यहाँ पर जोंग सॉन्ग से कहता है, मैं इतना भी लायक नहीं कि मैं अपनी वाइफ को अकेले तूफानों का सामना करने दूँ। मैं हस्बैंड बनकर अपनी वाइफ और अपने बच्चे को दुखी नहीं करूँगा। सॉन्ग कहती है कि जोंग तुम दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हो। जोंग कहता है कि अब मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं सिर्फ अच्छी बातें बोलूँगा। जोंग सॉन्ग को किस करता है और जोंग की मॉम अपनी मेड से कहती है कि जोंग और सॉन्ग की बहुत अच्छे से शादी होनी चाहिए। आखिर में फिर जोंग और सॉन्ग की शादी होती है। सॉन्ग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन कर आती है और जोंग से शादी का वादा करती है। यहाँ पर सॉन्ग जोंग से कहती है, क्या तुम शादी करोगे एक बेवकूफ़ लड़की से जो 18 साल की उम्र से तुमसे प्यार करती है। जोंग कहता है, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारा 18 साल का प्यार भी मेरा ही प्लान था। जोंग कहता है कि मैं जवानी से बुढ़ापे तक तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। और इसी सीन के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।